हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन अगेन इनकम टैक्स के एमसीक्यूज़ पे है। हमने ऑलरेडी इनकम टैक्स से रिलेटेड 100 एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए हैं और हमने उस सेशन में बताया भी था कि हम कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज़ 50 एमसीक्यूज़ इनकम टैक्स के अपलोड कर पाएँ सो दैट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर पाओ। बेसिक कॉन्सेप्ट सब में इसके क्लियर करेंगे, बट क्योंकि अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम चल रहे हैं तो अभी मेरा ज़्यादा फोकस एमसीक्यूज़ पे है। देखो, हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यू है, इनकम टैक्स एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? नो डाउट 1961। इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। अब क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसलिए हमने यहाँ कवर किए हैं। इनकम टैक्स इज अ प्रोफेशनल टैक्स? नो, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स रेट्स आर फिक्स्ड इन, इनकम टैक्स का रेट हमेशा फाइनेंस एक्ट ही फिक्स करता है। ये बेसिक क्वेश्चन हमने यहाँ इंक्लूड किए हैं। देर आर डैश हेड्स ऑफ इनकम, जो टोटल हेड्स होते हैं वो 5 होते हैं। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा कैपिटल गेन, देन पीजीबीपी, देन अदर सोर्सेज। होता भी यही है। देखो, अगर मान लो हमें एज अ पर्सन सोचें, हम चाहे तो किसी के यहाँ जॉब करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना अर्न करने के लिए। अगर हम जॉब नहीं करेंगे तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, या अगर हमने कोई डिग्री ली है तो हम अपना प्रोफेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके अलावा मान लो ना हम जॉब कर रहे हैं ना हम बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं, तो हम अपने घर पे लोगों को रेंट पे रखेंगे सो दैट वहाँ से हम कुछ अर्न कर सकें। वो भी अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर कैपिटल गेन के फॉर्म में होगा। कैपिटल गेन मतलब जैसे जो मेरी पर्सनल ज्वेलरी है उसको सेल करके इनकम अर्न करना हुआ। मेरा जो अपना पर्सनल एसेट है उसको सेल करके किसी ना किसी फॉर्म में मनी जनरेट करना। और इन सबसे ना कर रहे हो तो अदर सोर्सेज। अब इन सबसे ना करें तो अदर सोर्सेज मतलब जैसे मान लो किसी कंपनी का शेयर हमने खरीदा तो हमें डिविडेंड मिलेगा, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम जनरेट करेंगे इनकम के फॉर्म में। तो ओवरऑल कितने हेड्स ऑफ इनकम होंगे? 5। नेक्स्ट, अ पर्सन विद द एज ऑफ डैश और मोर इज कंसिडर्ड एज अ सुपर सीनियर सिटीजन एज पर इनकम टैक्स एक्ट 80। अगर ये सीनियर सिटीजन पूछा होता तो 60 और सुपर सीनियर पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा सी 80। रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज पर सेक्शन, रिबेट मिलता है सेक्शन 87A में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये डील करता है असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन से। असेसमेंट ईयर एक ऐसा पीरियड है ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग फ्रॉम एवरी ईयर। अब असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी अपने लास्ट सेशन में बताया हुआ है। और ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल और एंड होता है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। तो ये कमेंस कब होगा? 1 अप्रैल। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, when the income earned in a year is taxed in the same year it is called। अब जैसे अगर मान लो आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, आप अपने बिजनेस का डिसकंटिन्यूएशन कर रहे हो, तो जिस साल आपने इनकम अर्न किया उसी साल आपको टैक्स पे करना होता है। और ऐसे टैक्स को या ऐसे असेसमेंट को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड असेसमेंट। सरचार्ज इज लेवीड व्हेन द टोटल इनकम एक्सीड्स, जब टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तब सरचार्ज एप्लीकेबल होता है। हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस 4% पे एप्लीकेबल होगा, तो करेक्ट आंसर होगा बी 4%। As per Income Tax Act, person includes individual, HUF, local authority. Correct answer होगा D, all of the above. CBDT stands for, CBDT का full form है Central Board of Direct Taxes. That is correct answer होगा B. Next, CBDT is controlled by, CBDT को control करता है central government. Next, टू बी एन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया एन इंडिविजुअल मस्ट सेटिस्फाई। अगर आपको ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनना है तो एक बेसिक कंडीशन प्लस दोनों एडिशनल कंडीशन आपको फुलफिल करनी होगी। करेक्ट आंसर होगा बी 1 बेसिक कंडीशन एंड बोथ एडिशनल कंडीशन। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज डैश टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, नो डाउट 2, क्योंकि ये रेसिडेंट हो सकती है नॉन रेसिडेंट हो सकती है, बट ऑर्डिनरली या नॉन ऑर्डिनरली रेसिडेंट नहीं हो सकती। तो करेक्ट आंसर होगा ए 2। हु इज असेसी इन केस ऑफ HUF, HUF के केस में कर्ता असेसी होता है। डिविडेंड फ्रॉम एन इनकम कंपनी ये हमेशा फुली एग्जेम्प्ट होती है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एग्जेम्प्टेड इनकम, अगर एग्जेम्प्टेड इनकम पे आपने कोई एक्सपेंडिचर किया भी है तो क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? कभी भी नहीं। करेक्ट आंसर होगा सी, नॉट अलाउड। इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स आर स्टेटेड इन द सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो करेक्ट आंसर होगा बी। इनकम फ्रॉम सैलरी इज एक्सप्लेन्ड इन द सेक्शन, इनकम फ्रॉम सैलरी को एक्सप्लेन किया गया सेक्शन 15 टू सेक्शन 17। Salary is defined as per section 17 subsection 1. When an unrecognized provident fund is recognized, तो जो भी बैलेंस आप ट्रांसफर करते हो ना उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफर्ड बैलेंस। बोनस पेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय,
जो भी बोनस पे कर रहे हैं वो हमेशा फुल्ली टैक्सेबल होता है। ग्रेचुइटी इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। नेक्स्ट, द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज CBDT। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, CBDT। पेमेंट मेड बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय मंथली अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा जो भी आप पे करते हो हर महीने उसको हम कहते हैं अलाउंसेस, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी, अलाउंसेस। HRA दैट इज हाउस रेंट अलाउंस, इस पे भी हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कराया हुआ है। ये पार्शली टैक्सेबल होता है, कुछ पोर्शन टैक्सेबल होता है, कुछ एग्जेम्प्ट होता है। रूल डैश एक्सप्लेन द टैक्सेशन ऑफ HRA। 2A में एक्सप्लेन क्या है टैक्सेशन ऑफ HRA। इफ द असेसी इज लिविंग इन ओन हाउस, तो क्या HRA पे कोई भी डिडक्शन मिलेगा? नहीं, वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, क्योंकि जब आपका खुद का हाउस, आपको रेंट नहीं पे करो, जब रेंट नहीं पे करो तो जितना आपको HRA मिला उस पर आपको टैक्स का पेमेंट करना होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड एज अ डिडक्शन एज पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। Any allowance granted for encouraging research, academic and other professional pursuit is called, अगर academic purpose के लिए पे किया गया है तो उस allowance को हम कहते हैं academic allowance। Next, children education allowance is exempt up to per month per child for 2 children। अगर education allowance की बात करें तो 100 रुपीज़ per month per children, और 2 children तक आपको exemption मिलता है। और यही अगर hostel के लिए पूछा होता तो वो भी आपको 2 children के लिए मिलेगा, बट 300 रुपीज़ per month per child मिलेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 37 वही पूछा है, करेक्ट आंसर होगा डी, 300। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस गिवन बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयज एग्जेम्प्ट अप टू निल, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया हुआ था। अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं किए तो हमारा ये सजेशन होगा कि वो क्लास अब जरूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, फॉरेन अलाउंस इज अ फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, फुली टैक्सेबल अलाउंस, पार्शली एग्जेम्प्टेड अलाउंस और नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा फुली एग्जेम्प्टेड, इसका करेक्ट आंसर होगा फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, क्योंकि फॉरेन अलाउंस है और फॉरेन अलाउंस पे पूरा एग्जेम्पशन मिलता है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर एग्जेम्प्टेड, नो डाउट फॉरेन अलाउंस, क्योंकि बाकी एग्जेम्प्ट नहीं होता है। नेक्स्ट, एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर 2 पर्सन, अभी हमने बताया कि 2 चिल्ड्रन के लिए आपको एजुकेशन अलाउंस मिल सकता है। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिसीव सैलरी ऑफ 1,20,000, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है 10,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ही स्पेंड 6,000 ऑन एंटरटेनमेंट, ही इज इंटाइटल्ड टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। तो यहाँ देखो सिंपली क्या इसमें एग्जेम्पशन लिमिट्स थी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कि 20% ऑफ ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी 1,20,000, इसका 20% कितना हो जाएगा 24,000, या जितना आपको रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर एंटरटेनमेंट अलाउंस 10,000 और 5,000, इसमें से जो भी लीस्ट अमाउंट होगी ना वो एग्जेम्प्ट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, कि डिडक्शन कितने का मिलेगा? ओनली 5,000 का। नेक्स्ट, a citizen of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India at least for dash days to become a resident। कम से कम 182 डेज रहेगा, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही फुलफिल करनी होती है बेसिक की, सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती। Who among the following may be not ordinarily resident, क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो सकता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर होगा ए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट, the following is not taxable as income under the head salaries। commission received by a full time director, ये taxable है। remuneration received by a partner, इसकी taxability under the head salaries नहीं होती। next, previous year means the financial year immediately preceding the assessment year, मतलब assessment year के just पहले जो year है उसी को तुम previous year कहते हैं। gratuity received by a government employee is, ये हमेशा fully exempted होती है, क्यों? क्योंकि government employees को मिल रही है। The periodic payment of money for the past service is known as pension। Correct answer होगा B। Next, income received in India whether occurred in India or outside India, the tax incidence in case of resident is, resident के केस में वो हमेशा taxable होगी as per slabs। And आज का last question है, the income received and accrued outside India from a business controlled or set up in India, the tax incidence in case of resident is, resident के केस में ये हमेशा taxable होगा। हम बहुत जल्दी एक क्लास अपलोड कर देंगे जहां हम रेसिडेंशियल स्टेटस क्लियर कर पाएँ, बट क्योंकि अभी बैक टू बैक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम चल रहे हैं, इसीलिए हम ये कॉन्सेप्ट्स क्लास अभी नहीं कवर कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट्स क्लास हम बहुत जल्दी कवर करेंगे, तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजिली समझ आ जाएंगे। अब अगर आज के सेशन में आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो इन 50 MCQs में, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको आज का क्लास यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम लोग नेक्स्ट 50 MCQs पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू इनकम टैक्स एक्ट। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।